ठीक है, तो आज आप लोगों का हिंदी व्याकरण का पहला सत्र है यह, जिसमें हम लोग हिंदी व्याकरण में वर्णमाला पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण का वर्णमाला पढ़ने के बाद आप सभी को इसी चैनल पर एक संस्कृत व्याकरण का भी वर्णमाला का वीडियो मिलेगा, उसको जरूर पढ़िएगा, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। हिंदी व्याकरण में हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है हमारे सामने। जैसे इस चीज को हम देखें, क्या क्या है महत्वपूर्ण तथ्य कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। लघुत्तम में छोटी से छोटी, भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई होता है वर्ण। एक होता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। ध्वनि नहीं होती है, गलत है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ध्वनि लिपिबद्ध नहीं है, वर्ण लिपिबद्ध है। तो भाषा केवल ध्वनियों से ही नहीं बल्कि उसमें लिपि होनी चाहिए, उसका कुछ सार्थक होना चाहिए, तभी वो माना जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है आपके सामने? वर्ण है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके देख लेता हूं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई माने भाषा की सबसे छोटी से छोटी लेकिन सार्थक हो, उसका कुछ अर्थ निकले, तो वह कौन सी इकाई है? तो कहते हैं वह है क्या? शब्द है। वह है हमारा शब्द है। भाषा की छोटी इकाई वर्ण है, सोचिएगा। उसके बाद सार्थक, भाषा की सार्थक जिसका कोई अर्थ निकले, वह सबसे छोटी इकाई हमारा होता है शब्द। क्या होता है? आगे है कि भाषा की व्याकरणात्मक सार्थक लघुत्तम इकाई पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद। ठीक है, कई वर्णों को आपस में मिलाने से क्या बनता है? शब्द। क्या बनता है? और कई शब्दों को आपस में मिलाने से क्या बनता है? पद। क्या बनता है? पद। और कई पदों को अगर आपस में मिला दिया जाए तो हमारा बन जाता है क्या? वाक्य। और यह कहलाता है हमारा भाषा की पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाली लघुत्तम इकाई। पूरा का पूरा अर्थ जो प्रदान कर दे, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारा वाक्य कहलाता है, जो संपूर्ण अर्थों को प्रदान कर दे। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य है ये, आपको आगे प्रतियोगी तैयारी की परीक्षाओं में काफी काम करने वाले हैं। विभिन्न तरह की परीक्षाओं में ये उपयोगी है, तो आप लोग इस पर कभी अगर कोई ना समझ में आए तो बार बार इस वीडियो को चैनल से देख सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। यहां है कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि वर्णमाला हम पढ़ रहे हैं तो वर्णमाला में वर्ण पढ़ना बहुत जरूरी है। हमारी शुरुआत वर्णमाला की वर्णों से होती है। हम बचपन से प्राइमरी स्कूलों में LKG, UKG या क्लास 1-2 में पहुंचते हैं, वहां पर हम लोगों को वर्णमाला सिखाया जाता है। वर्णमाला हम लोग सीख के आते हैं, थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं वहां, और यहां पर हम लोग आकर इसको पूरी तरह से कमियों को दूर करके सही तरीके से वर्णमाला होता क्या है वो चीज हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले कि वर्ण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। अच्छा, आपसे अगर हम ये पूछें कि वर्ण माने होता क्या है? वर्ण माने हाँ, अक्षर। क्या होता है? अक्षर। अक्षर का मतलब होता है जिसका क्षरण ना हो वह अक्षर। न क्षरति इति अक्षर, माने जिसका नाश ना हो वह अक्षर है। जिसका नाश ना हो वह क्या है? अक्षर है। ठीक है, तो अक्षर अविनाशी कहलाता है। अक्षर क्या कहलाते हैं? अविनाशी कहलाते हैं। अच्छा, वर्ण का अगर संस्कृत साहित्य में अर्थ ले तो वर्ण माने होता है रंग। क्या होता है? रंग। हाँ, अंग्रेजी में इसको कलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलर। ठीक है, और अगर हम सामाजिक विषय में चले जाएं तो आप लोग पढ़ के आए होंगे वर्ण व्यवस्था। क्या पढ़ के आए हैं? वर्ण व्यवस्था। हाँ, तो वर्ण का एक अर्थ यहां से जाति से भी लेते हैं। ठीक है, वर्ण, वर्ण हमारे 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, वर्ण व्यवस्था हम लोग वहां से पढ़ के आए। फिलहाल हमको व्याकरण पढ़ रहे हैं तो हमको वर्ण का अर्थ
अक्षर से लेना है। किससे लेना है? अक्षर से। तो वर्ण हमारे होते कितने हैं? दो प्रकार के। पहला हमारा है क्या? स्वर वर्ण। दूसरा है हमारा, हाँ, यही हम लोग पढ़ के आए हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं स्वर वर्ण के विषय में, जानते हैं कि स्वर वर्ण हम किसे कहते हैं, वो है क्या। तो कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण वह है जिनको अगर हम बोले, उच्चारण करें, उसमें हमको किसी दूसरे वर्णों की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, वह स्वयं उच्चरित हो, वही हमारा स्वर कहलाता है। जैसे उदाहरण में है अ, आ, ई, उ, यहां पर बड़ा उ रहेगा। ठीक है, फिर री इत्यादि। तो कहने का मतलब ये हमारा क्या है? स्वर है। इनको हम बोल सकते हैं, उच्चरित कर सकते हैं, इनको किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये स्वर कहलाते हैं। व्यंजनों में पड़ती है, व्यंजन को हम नहीं बोल पाते, उनको स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन स्वरों को व्यंजनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, आते हैं व्यंजन वर्ण को समझते हैं। यहां हमारा है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण ये कहता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों यानी स्वरों की आवश्यकता पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, दोनों परिभाषा के एक साथ पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। ये कहता है कि जिन वर्णों को बोलने में, पढ़ने में, उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्णों की सहायता न पड़े वो स्वर होते हैं। और व्यंजन कहता है कि नहीं भैया, हम तभी उच्चरित होंगे जब किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता हमको पड़ेगी, किसी दूसरे वर्ण हमारे पास आएगा, हम मिलेंगे, तब हम उच्चरित होंगे। जैसे यहां है ये क, ख, ग, घ, अंग, च, छ इत्यादि जो है हमारे, ये सब क्या है? व्यंजन है। ये सब क्या है? व्यंजन सभी हलंत्यम होते हैं। क्या होता है? हलंत होता है। सभी के नीचे हलंत लगे हुए हैं। ये अर्धमात्रिक होते हैं, ये आधी मात्रा इनकी होती है, और इनको हम बोल नहीं पाएंगे, उच्चरित नहीं कर पाएंगे। अगर हम बोले भी क, ख, ग ऐसे बोले भी तो हमारा गलत होगा। ठीक है, क्योंकि परिभाषा ये कहता है कि दूसरे वर्णों की आवश्यकता पड़ती है, यानी दूसरा वर्ण कौन है? स्वर। अब इनमें अगर हम अ को डालेंगे क में, तब जाके हमारा जो क बनेगा, अब हम इसको बोल पाएंगे, क्योंकि सभी व्यंजनों को स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन स्वरों को व्यंजनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे हम बढ़ते हुए देखते हैं, यहां पर स्वर को हम लोग डिटेल से पहले जानते हैं स्वर क्या है, फिर उसके बाद हम लोग व्यंजन को समझेंगे। स्वरों को हम देखें, हमारे पास मूल स्वर 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन सा? अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, री, ये 4 हमारे मूल स्वर हैं। ठीक है, उत्पत्ति सर्वप्रथम इन्हीं चारों की हुई थी, इन्हीं चारों की। बस मूल स्वर, मूल माने जो होता है जड़, मेन स्वर हमारे कितने? केवल 4। ठीक है, अब इन्हीं चारों से आपस में जोड़ तोड़कर ही बाकी स्वरों की आवश्यकता हमें हुई, तो हमने बनाया, लेकिन मूल स्वर हमारे पास कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, और कुल स्वर हमारे पास कितने हैं? 11। ठीक है, कुल स्वर कितने हैं? 11। हाँ, आपसे यह प्रश्न अगर पूछे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे? 11 है। लेकिन आप लोग अभी पढ़ के आए हो, इसमें अंग और अह दो नहीं मिलेंगे। आप लोग ये पढ़ के आए हो कि अंग और अह भी स्वर होते हैं, ये पढ़ के आए हो, तो ये अंग और अह स्वर नहीं होते हैं। आज से इस चीज को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, स्वर मात्र कितने होते हैं? 11। अब देखिए, इसमें ये 4 है। ठीक है, 4 तो हमारे मूल स्वर है। अगर हमको बनाने की आवश्यकता जब पड़ी, आगे हम बता देते हैं कैसे कैसे हो गया इसमें। अब मूल स्वर हमारे पास है अ, ई, उ और री, ये 4 है। अब अ में अ को हमने जोड़ दिया तो हमारा हो गया आ, एक स्वर हमको यहां मिल गया। ठीक है, ई में ई को ही जोड़ दिया तो हो गया बड़ा ई, बड़ी ई हो गया, एक स्वर ये मिल गया। 4 के अलावा ये सब बन रहे हैं। ऊ में हमने ऊ को जोड़ दिया तो हो गया क्या? बड़ा ऊ।
ठीक है, ये मिल गया। अब प्राय हिंदी में से बड़ा री को हटा दिया गया है। री में अगर री को जोड़ते हैं तो यहां से हमको मिलता है बड़ा री, ऐसे बड़ा री बनता है। ये प्राय हिंदी में प्रयोग नहीं होते, संस्कृत में होते हैं। ठीक है, तो री को एक ही मानिए, री को एक मानिए। तो 4 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 3 7 स्वर हमको मिल गए। हमको चाहिए कुल टोटल 11। कितने चाहिए? 11। अभी 7 हुए हैं। अब हमने एक दूसरे को जोड़ा, अ को ई में जोड़ा तो गुण संधि पड़े होंगे, अ धन ई बराबर ए। एक यहां मिल गया, ठीक है। फिर अ को ही ऊ में जोड़ दें तो अ धन ऊ बराबर ओ। अब 7 स्वर हुए थे, 4 ये, 3 यहां से, 4 3 7, 2 और मिल गया, 9 मिल गए। बाकी अभी कितने चाहिए हमें? 11 चाहिए। तो कितने कम है? 2। अब 2 को देख लो यहां से कि इसी अ धन ए दोनों आपस में जोड़ेंगे तो हो जाता है अय। ठीक है, एक यहां मिल गया। और फिर अ धन ओ आपस में जोड़ दे तो हो जाता है क्या? अ। तो ये 2 ये हो गए। यहां हमारा कितना हुआ था? 9 + 2 बराबर 11। स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। तो सारा सब कुछ जो कुछ जुड़ा है हमारा उसी मूल स्वर से ही जुड़ा है। मेन स्वर हमारे कितने? 4 ही है। इन्हीं चारों में से आपस में जोड़कर हमारे सब 7 स्वरों की और निर्माण किया गया। तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास? 11। अब प्रश्न ये आता है कि अंग और अह ये क्या है? स्वर नहीं है तो क्या है? तो हम लोग यहां से देख लेते हैं। चलिए, अंग और अह की गणना स्वरों में नहीं की जाती, इसे अयोगवाह कहते हैं। क्या बोलते हैं अंग अह को? अयोगवाह। इनकी गणना स्वरों में नहीं होती। ठीक है, अब सोचिए अयोगवाह क्या है? तो अयोगवाह है कि वह वर्ण जो शब्दों के साथ बिना जुड़े वहन करे या चले उसे अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, अयोगवाह का मतलब यहां से हो गया कि वह वर्ण जो शब्दों के साथ बिना जुड़े वहन करे चले, वह क्या है हमारा? अयोगवाह। अयोगवाह का मतलब ही होता है, क्या है इसका? अयोगवाह। यह है ना, अ माने बिना, योग माने जुड़े, वाह माने चले। जो बिना जुड़े चले, शब्दों के साथ जुड़ता नहीं, बिना जुड़े चले, वह क्या हमारा है? अयोगवाह। स्वर तो जुड़ जाते हैं शब्दों में। स्वर क्या होते हैं? अपना रूप बदलते हैं, मात्रा के रूप में जाके जुड़ जाते हैं। लेकिन ये दोनों नहीं जुड़ते, इसीलिए इनको स्वरों की गणना में नहीं रखा गया है, स्वरों के अंतर्गत नहीं रखा गया है। अब जैसे अयोगवाह में मैंने एक कुछ उदाहरण लिया है, जैसे है हमारे पास कंकड़। क्या है? ऊपर ये जो हमारा अनुस्वार का बिंदी देख रहे हैं, यही है आपका अंग की मात्रा। ये जुड़ा नहीं है। ठीक है, ये जुड़ा नहीं है। शब्द कंकड़ शब्द में अंग जुड़ा नहीं है, लेकिन साथ में है। ठीक है, साथ बोला जाता है। उस शब्द यानी व्यंजन जो वर्ण है, वर्ण के साथ ही बोला जाता है, कंकड़। ठीक है, जैसे यहां पंकज है, ये जो हमारा है अंग की मात्रा, ये जुड़ा नहीं है, यानी अंग जो है ये अयोगवाह, ये जुड़ा नहीं है। साथ तो है, जुड़ा नहीं है, दिखाई दे रहा है कि हाँ अंग है। ठीक है, खंजर, इसमें भी नहीं जुड़ा है। इत्यादि इस तरह के जितने भी शब्द हैं, ये सभी अयोगवाह कहलाते हैं। ये शब्दों से जुड़ते नहीं, मिलते नहीं, लेकिन साथ रहते हैं, अर्थ पूरा देते हैं। अब जैसे अह की बात कर लें तो यहां पर जैसे रामः, राम में जो विसर्ग है ना, ये दिखाई दे रहा है, जुड़ा नहीं। ठीक है, उसे जुड़ा, लेकिन अर्थ दे रहा है पूरा। उनके साथ तो रहेगा, जुड़ेगा नहीं, साथ चलेगा, जुड़ेगा नहीं। ठीक है, जैसे मोहन, यहां विसर्ग है, सोहन यहां भी, इत्यादि। संस्कृत में बहुत सारे शब्द हैं जिसमें विसर्ग लगते हैं, जुड़ते नहीं, साथ में रहते हैं, चलते हैं, अर्थ देते हैं। ठीक है, अयोगवाह समझ में आई? आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग इसके विषय में जान लें कि ए स्वर के साथ ही उच्चरित होते हैं, पर उससे जुड़ते नहीं।
स्वर के साथ उच्चरित होते हैं। अंग और अह स्वर के साथ उच्चरित होते हैं लेकिन उससे जुड़ते नहीं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। कुछ यहां पर विशेष है नोट में क्या है? स्वर सदैव व्यंजन के बाद ही उच्चरित होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर क्या होता है? सदैव